वो बिहार जिसको लेकर हम कहते थे कि या तो जातिगत चुनाव होते हैं या धर्म के आधार पर होते हैं, हिंदू मुसलमान के, इस बार वो दोनों बैरियर टूट गया, महिलाओं ने तोड़ दिया। अब ये महिला वोटर है, ये महिला वोटर है, महिला वोटर को देखिए, मैं अखिलेश जी बार बार ये पूछूंगी आपसे, क्या ये सिर्फ महिला वोटर का जादू है जो ये स्वीप के लिए जिम्मेदार है? मुझे लगता है ये थोड़ा सा कहीं क्या एनालिसिस शॉर्ट साइटेड है हमारे लिए अगर हम ये कहें सिर्फ महिला वोटर है। देखिए, एक चुनाव में कोई भी एक फैक्टर नहीं होता, लेकिन कई सारे फैक्टर मिलकर के होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महिला फैक्टर इस पर सबसे ज्यादा हावी है। आप अगर नीतीश कुमार को देखें, पिछले 15-20 साल में उन्होंने अपना खुद का एक अलग वोट बैंक तैयार किया। बिल्कुल, नीतीश कुमार जिस कम्युनिटी से आते हैं और जिसके बारे में बिहार के बारे में बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जातिगत राजनीति वहाँ पर होती है, 3 या 4% उनके कुर्मी वोट हैं केवल। उसके बावजूद उन्होंने ईबीसी का एक वोट, महादलित का एक वोट अपना तैयार किया, और साथ साथ महिलाओं का वोट, वो महिलाओं का जो वोट है बहुत बड़ा वोट है, निर्णायक वोट है। आप अगर आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म में 5 लाख महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट। इस बात से सहमत हूं अखिलेश जी, क्योंकि हमने यहाँ बैठकर भी कितनी चर्चाएं ये की कि महिला वोट इस चुनाव में गेम चेंजर होगा, जैसा शुभांकर कह रहे हैं, लेकिन इस स्वीप के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं शुभराज, दिस कैन नॉट बी जस्ट वुमेन वोटर अलोन ना। मैं बिल्कुल अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन महिलाओं के वोट आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये शुरुआत होती है। नीतीश जी जब पहले टर्म में आते हैं 2005 में, तो उनके ऊपर दारोमदार ये होता है कि सड़कें जो 5 साढ़े 5 बजे के बाद सन्नाटी हो जाती थी, उन सड़कों पे हम जैसी बेटियां निकल पाए, वो काम उन्होंने पहले 5 वर्षों में ये किया। फिर बाइसिकल योजना आती है, जब वो गांव-गांव घूमते हैं और उनको पता चलता है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, उस बाइसिकल योजना से जिन लड़कियों को लाभ हुआ, आज वो लड़कियां माएँ हैं, आज उनमें से कई लड़कियां जीविका दीदी हैं। और तो आप ये केयरफुल कल्टीवेशन ऑफ कार्डर था महिलाओं का, जो कि पूछ रही हूँ क्योंकि महिला वोटर तो थी, लेकिन मुझे लग रहा है पुरुष वोटर भी हैं, युवा वोटर भी, सबने दिया, सबने दिया, जी सबने दिया है। महाराष्ट्र में भी ऐसे हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कुछ एक नेशनल वेव भी वापस बीजेपी के लिए है, हरियाणा में भी है। वो एक टाइम पे लग रहा था लोकसभा में कुछ अलग रुझान आ गए हैं, बीजेपी का डिक्लाइन आएगा, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 3 सबसे बड़े स्टेट है हमारे, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, और तीनों सबसे बड़े स्टेट में कांग्रेस कहीं भी नहीं है और बीजेपी एकदम टॉप पे है। चेतन, इसमें क्वेश्चन मेरा और भी है, दिल्ली में स्पेशली हमने देखा जब बीजेपी ने अनाउंसमेंट की, जिसे हम फ्रीबीज कहते थे, तो उसका इंपैक्ट बड़ा पड़ा। यहाँ पर जीविका दीदी थी, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री थी, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ परिवारों को फायदा मिला, बुजुर्ग आश्रितों के लिए पेंशन थी, और बहुत सारे और अनाउंसमेंट भी थे। क्या वो भी डबल सेंचुरी एनडीए की हो गए में कस रहे थे, ये यशवंत सिन्हा जी के लिए ट्वीट कर दी थी हम लोग। 200 का आंकड़ा एनडीए ने रुझानों में छू लिया है, अभी नतीजा नहीं है, ये क्लियर के साथ, क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, रुझानों में एनडीए 200 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 का आंकड़ा, आप सोचिए 200 और जो 37। एक और इंटरेस्टिंग एक और आंकड़ा बता देता हूं, जो मैं तब काफी देर से सोच रहा था। महागठबंधन में जो 37 हैं, अब ये इनका हाल देखिए। मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे वो 300, 400, 500 सीट पे आगे चल रहे हैं तेजस्वी। जो उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, मुकेश सैनी साहब, उनका एक भी आदमी नहीं जीत रहा है। बहुत रूठ रहे थे ना, और किसी ने जनता रूठ गई उनसे। किसी ने मुझे ट्वीट करके टैग करके लिखा कि सन ऑफ मल्ला जीत भी नहीं पाए, एक भी सीट लल्ला। लेकिन एक चीज सुमित और है कि बाहुबलियों को नुकसान नहीं पहुंचा है उस जी। देखिए, जेडीयू ने मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू ने वीडियो भी जारी किया, अब ट्वीट डिलीट कर दिया, ये हमें बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लेकर जो जेडीयू ने ट्वीट किया, पोस्ट किया एक्स पर, उसे डिलीट किया है। नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर दावा किया था और अब वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। अब सोचिए, ऐसे समय में जेडीयू का जो एक्स हैंडल है, उस पर नजरें सबकी बनी हुई हैं। अब वहां पे कोई पोस्ट होगा, फिर वो डिलीट होगा, तो वो खबर बनेगा। मंत्री थे, हैं, रहेंगे। इसका मतलब नहीं रहेंगे, कुछ खबर है। अखिलेश जी बार-बार कह रहे हैं इस बात को सुबह से। अगर जेडीयू एक पार्टी है, कोalition पार्टनर है, हाँ। 5 पार्टियों को मिलकर के बैठना है, 5 के विधायकों को एक साथ मिलकर के बैठना है, औपचारिकता भी तो कोई चीज होती है। मैं अरविंद निषाद बैठे हुए हैं जेडीयू के प्रवक्ता, आप पूछ लीजिए उनसे। अरविंद जी, इसका क्या मतलब है भाई? ये क्यों ट्वीट डिलीट कर लिया? शक है क्या कि नीतीश कुमार को नहीं बनना है या नहीं रहेंगे? अरविंद निषाद जी। हालांकि मैंने ट्वीट देखा नहीं है। अभी आपके पैनल में बैठे हुए किसी सज्जन कह रहे थे कि औपचारिकताएं शेष हैं। अभी औपचारिकताएं शेष हैं, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में आदरणीय नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद ये तो औपचारिकताएं हैं, ये तो इसको मत बताइए, लेकिन जो ट्वीट था वो तो भावनाएं थी ना।
थे, हैं और रहेंगे, तो क्या नहीं हाँ, रहेंगे? थे है और आगे रहेंगे। मैं कह रहा हूँ थे है और आगे रहेंगे। तो फिर डिलीट क्या कर लिए? अब मैंने देखा नहीं है। हमने दिखाया है, रिकॉर्ड पे है। आप कहें तो मैं अभी दिखा देता हूं। देखा नहीं है। नहीं, मैंने देखा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी के मन में चल रहा है कि भाई अब सौंप दिया जाए अपने साथी को, बड़ा साथी है, लगातार हमारा साथ दे रहा है, बीजेपी को आगे ले आए, जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था। ये बिहार की जनता का डिमांड है, बिहार की जनता के गिफ्ट है नीतीश कुमार जी। नहीं वो तो ठीक है अरविंद जी, लेकिन कुछ तो है ना। अगर आपकी पार्टी कह रही है मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और फिर अचानक से उसे डिलीट कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं से कोई संदेश आया है कि भाई ये संदेश नहीं जाना चाहिए, अभी इसे रोकिए, इसे थामिए, इसे डिलीट करिए। ऐसे ही कोई नहीं हटाता है। सुचिता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी चेहरा है, मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कोई शक शुबा किंतु परंतु नहीं है जी। चेहरा होना और सीएम होना अलग बात। हाँ ठीक है। ध्यान से इस बोला पर आपने तो सर। बहस बहुत पर ठीक है, चुनाव भर जैसे हुई। सर ने कहा, ऐसे नहीं, अलायंस में ऐसे नहीं बोला जाता, और स्पेशली ये मोदी जी का स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है कि ऐसे कोई भी बैठ के कुछ भी ट्विटर पे तो नहीं बताया जाएगा, और उनकी स्पीच भी नहीं हुई है अभी तक। 200 पार हो चुका है, 201 हो चुका है। आपने मीनाक्षी सुना भी ना नजर आ रही है हमें। चंदन ने भी पूछा था। मैंने कहा था ना कि 225 होगा। अब यशवंत जी ने मजाक उड़ा कहा था 200, मुझे बार बार वही याद आ रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी, हम आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था क्लीन स्वीप कर देंगे हम, हो तो गया है, लेकिन वो 3 डिट वाला होगा कि नीचे से देखिए, जनता ने उनको क्लीन स्वीप कर दिया है। और 3 डिट वाले हमारे साथ भी बैठे हैं। बहुत ही ज्यादा चटनी बन गई है, और ये लालू प्रसाद की फैमिली का ब्रांड अब नेगेटिव हो गया है। जी, क्लियर है कि चुनाव, मेरे को लगता नहीं कि इस फैमिली के नाम के साथ कोई जीत सकता है बिहार में। एक और इंटरेस्टिंग चीज है मीनाक्षी के पास जाने के पहले, अगर आप ये जेडीयू को देखें और बीजेपी का 91 देखें, जेडीयू को 82 देखें, तो ये नीतीश कुमार को बहुत मजबूत नहीं कर रहा है। जो जेडीयू बार बार नीतीश कुमार पलटी मार लेते थे, इस बार पलटने वाला स्कोप उनका खत्म होता जा रहा है। आप जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को जोड़ दिया जाए, आप जो बात कह रहे हैं उस पर सबकी नजर रहेगी, है ना? सबके मन में वो सवाल आएगा। अब लेकिन ये सोशल मीडिया पे बात कभी कैलकुलेशन करना भी हो रही है सर। ये बात अगर करना भी ठीक नहीं, क्योंकि आपने भी सुना चंदन ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि आप हमें आपस में लड़ाई है मत, ये कहा ना बीजेपी जेडीयू वालों को। लेकिन अगर आप हाइपोथेटिकली भी देखें तो आप अगर 81 हटा देते हैं इसमें से, तो उनको सिर्फ 3 शॉट बचता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये है नहीं, ये तरीका नहीं है, नहीं ये कोई, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र। मीनाक्षी के केंद्र की सरकार भी दिखनी है। हाँ यहाँ 16 लोग हैं भाई। मीनाक्षी के पास चले जाते हैं। मीनाक्षी, आरजेडी के लिए खबर बुरी नहीं है, बहुत बुरी है। 27 पर सिमट रही है आरजेडी। सुचरिता, देखिए टेलीविजन की दुनिया में तस्वीरों का, जोश का, उत्साह का, खासकर काउंटिंग डे के दिन तो बड़ा महत्व होता है। लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं, यहां पर अभी एक पिन ड्रॉप साइलेंस की स्थिति है। यहां पर पार्टी दफ्तर है, मेरे राइट साइड पर बीजेपी ऑफिस है और मेरे लेफ्ट साइड पर जेडीयू ऑफिस है, और वहां सामने पोस्टर लगा हुआ है अलविदा चाचा, जिसकी अब कोई रेलेवेंस रह नहीं गई है। अब मैं आपको जरा आरजेडी दफ्तर की तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, कल जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर काफी सपोर्टर्स, कार्यकर्ता सब मौजूद थे, लेकिन इस वक्त पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मनोज, जरा फटाफट आइएगा, आज समय की कमी है, तो मैं एक बार आपको आरजेडी दफ्तर के भीतर लेकर जा रही हूँ। मैं ये देखने आई थी कि यहाँ पर क्या अभी कोई नेता या प्रवक्ता मौजूद हैं या कार्यकर्ता। तो देखिए, सभी लोग शांति से बैठे हैं, कुर्सियां लगाकर, सामने टेलीविजन स्क्रीन लगी है, उस पर नतीजे देख रहे हैं। लेकिन एक निराशा का माहौल जो है वो जरूर आपको दिखाई दे रहा है, और क्यों नहीं होगा। पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी, लेकिन इस बार पार्टी जो है वो सिमट गई है 30 से भी कम सीटों पर, मतलब 50 का आंकड़ा एमजीबी जो है पार नहीं कर पाया। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नतीजे तो देख रहे हैं, लेकिन निराशा अभी नहीं है, अभी तो परिणाम आना बाकी है। अभी इंतजार कर रहे हैं। और नेपाल चुनाव अब तो छोड़ है, नेपाल युद्ध होगा। लेकिन अगर अभी आपके नंबर ज्यादा आते तो तब क्या? ऐसा जनता किया कि समूचा वोकरे वोट ले दिया था बीजेपी के। देखिए, अभी इस समय जो यहाँ पर लोग मौजूद जो बात कर रहे हैं, अब इन सब के बीच सवाल ये है कि देखिए, अभी शिकायत इस बात की है कि क्या वोट कटा, वोट चोरी हुई, लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है कि क्या आने वाले दिनों में अब आप एमजीपी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए देखेंगे। तो ये आरजेडी ऑफिस, हालांकि मीनाक्षी, आरजेडी की लड़ाई अब शायद लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर रह गई है। सरकार से तो काफी दूर हो गए वो, 2 सीट अगर और गई, 2 सीटें चली गई तो फिर उनको फिर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे साथ शिवम भी मौजूद है। एक बारी लालटेन और दिखा दीजिए जरा, जहां पर आप एक बारी लालटेन और दिखा दीजिए, एक बारी लालटेन और दिखा दीजिए यहाँ पर।
हाँ। अब इस बार तो लालटेन बुझ गई है। शिवम, आप बिल्कुल, ये अनंत सिंह के लालटेन घर के बाहर हैं, इसीलिए दिखाना चाह रही थी कि क्या खा पी रहे हैं, क्या खिलाया पिलाया जा रहा है, वहाँ क्या सेलिब्रेशन है शिवम? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनंत सिंह के आवास पर और आपको यहाँ की हम सबसे पहले तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कि दूर दूर तक अनंत सिंह के आपको समर्थक ही यहाँ पर नजर आएंगे। नाच गाना जो है वो समर्थकों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा जो जोश है वो दिख रहा है। लाखों लोगों का जो भोजन की व्यवस्था है वो अनंत सिंह के आवास पर की गई है। आपको हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आपको जूम करके दिखाएं कि अंदर की आप तस्वीर देखिए कि वहाँ पर भोजन चल रहा है लोगों का और दूसरे तरफ लोग जो है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इधर की आप तस्वीर देखिए कि काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो ढोल और नगारे हैं। तो शिवम जरा एक बार पूछिए ना लोगों से, 23,462 वोटों से आगे हैं वो। शिवम बात करिए वहां मौजूद लोगों से। लोग कह रहे थे इस बार वीना देवी से कंपटीशन तगड़ा होगा, उधर प्रियदर्शी पीयूष जो थे वो भी आ गए थे, काफी कंपटीशन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो एक तरफा मामला हो गया। 23,462 वोटों से आगे 77,000 से ऊपर वोट मिले। इतना ने जनता है उनको प्यार करता है, इसलिए वो जेल में रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो रिजल्ट ही बता रहा, जो आज का रिजल्ट हुआ वो बता रहा। जनता इतना चाहता है उनका और वो जनता को इतना चाहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भीड़ को देख ही रहे होंगे आप लोग भी कि कितना भीड़ है यहाँ। भोज की भी तैयारी है, लोग भोज भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं। 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह जी। तो हम पहले ही कह दिए थे भैया, वोट जिस दिन दिए थे उसी दिन क्लियर कर दिए थे। पहले सबसे पहले तो आप जानिए कि अनंत बाबू क्या है और इनमें क्या है। बस 2 संदेश हम देना चाहते पूरे देशवासियों को। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जीत गए हैं, ये खबर आ रही है। वो देखिए पहली खबर है। हाँ, और वो सबसे पहले इन्हीं की आई है और वो वहाँ बता भी रहे हैं कि अनंत सिंह क्या हैं। ये सुनिए, वो कहानी सुना रहे हैं वहाँ अनंत सिंह शिवम की। पूछे ना क्या है। अब देखिए जीतने की खबर आ गई शिवम। पहला नाम है अनंत सिंह का। जीत गए अनंत सिंह। अभी खबर आई है अनंत सिंह पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली है। हाँ, जीत हासिल कर ली। पहले उम्मीदवार है, सही है। पहले ही जीते हुए हैं। पहले ही जीते। हाँ, पहले तो जीत। ये तो जश्न का तैयारी सिर्फ था, ये तो जश्न सिर्फ मनाना था। देखिए आपको इधर की तस्वीर, जैसे ही लोगों को यहाँ पर उनके पहला रिजल्ट घोषित हुआ है अनंत सिंह का। अनंत सिंह ये सीट जीत गए हैं। अनंत सिंह वो प्रत्याशी थे जिन्होंने सबसे पहले नॉमिनेशन भर दिया था। जेडीयू की लिस्ट भी नहीं आई थी, उन्होंने गया पर्चा भरा और उसके बाद जो हुआ तो इतिहास का हिस्सा है। लगभग 30,000 वोटों जीते हैं और ये तब जबकि हत्या के मुकदमे में जेल में बंद है। भरे चुनाव में उनके ऊपर इल्जाम लगा। वो बंद रहते हैं तो जीतते हैं चुनाव। तो ये वाली तस्वीर अब फिर से सामने आ गई है, जेल में है और चुनाव जीत गए हैं। मोकामा से अनंत सिंह की जीत है। ये इतना तय था क्योंकि पहले से ही जश्न की पूरी तैयारी थी। शिवम लग नहीं रहा है उस जश्न का हिस्सा है। अच्छा, शांभवी चौधरी जी हमारे साथ एलजेपी की नेता हैं। शांभवी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शांभवी जी, जो नतीजे आ रहे हैं 201 मेरी स्क्रीन पर इस वक्त आंकड़ा है एनडीए का। आपकी अपनी पार्टी जिसने 29 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, उसमें भी आंकड़ा जो अभी आ रहा है वो हमारे पास 21 का आंकड़ा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और ऐसा लग रहा है साथ मिलकर जो पांडव वाली बात कही वो सबको रास आई। नहीं जी, बिल्कुल पांडव वाली बात का तो नहीं पता, पर हाँ ये ज़रूर पता है कि बिहार की जनता ने नफरत और झूठी राजनीति को नकारते हुए विकास की राजनीति को चुना है। बिहार के विकास के लिए बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को चुना है और उन्होंने अपने जनादेश से, ये लोकतंत्र है, जनता का जनादेश ही अंतिम होता है और जनता ने ये फैसला कर लिया है कि बिहार जो है वो एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। शांभवी जी, इस बात को मैं समझना चाहूंगा आपसे। महिलाओं ने भर भर के वोट किया, आप खुद महिला हैं। सेकंड फेज में तो 8% का अंतर था, लगभग 7.5-8% का पुरुष और महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में। और सेकंड फेज में वो जगह भी थी जो अमूमन माना गया कि मुस्लिम बहुल इलाका है, खासकर सीमांचल का। वहां पर भी आपकी पार्टी, आपका गठबंधन बहुत अच्छा कर रहा है।
उन 24 सीटों में शायद एक ही सीट आरजेडी आगे चल रही थी। क्या वजह है कि नीतीश कुमार आज भी पसंद बने हुए हैं, मुसलमानों की भी और महिलाओं की भी? डबल एम की बात कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली महिला जो है वो एक अनडोमिनेटेबल फोर्स की तरह इस चुनाव में उभरी है और हमेशा से ये कहा जाता था कि महिला जो है वो नीतीश कुमार जी की साइलेंट वोटर्स हैं, एनडीए की साइलेंट वोटर्स हैं, एंड साइलेंटली उनका जो डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन में जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है वही उनका फाइनल डिसीजन होता है। और हम लोग पहले से कह रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने बिहार में लड़ी है तो वो एनडीए की सरकार है। हम लोग सब 2005 के पहले का भी बिहार देखे थे जहां पे महिलाओं को आत्मसम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार भी नहीं था। वहां से उन्होंने शुरू किया, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, डोमिसाइल हो, ऐसी कई सारी चीजें हैं। स्वरोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की, रोजगार के लिए उन्होंने योजना तैयार की। तो महिला अपने आप को सुरक्षित और सशक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समझती हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा की प्लेयर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में और महिलाओं ने ये बता दिया है कि महिला जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं। ठीक है, हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री राजभूषण जी जुड़े हैं। राजभूषण जी, आपका स्वागत है। जी स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। और ये इस बड़ी जीत का श्रेय किसे देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बिहार की महान जनता, जो हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों का एक समग्र प्रयास है, सभी लोगों का समग्र आशीर्वाद है हमारी एनडीए के गठबंधन को, और ये उन्हीं की जीत है। तेजस्वी यादव इस वक्त 2288 वोट से पीछे चल रहे हैं। आप लोगों को एक्सपेक्टेड था सर, क्योंकि जो आप लोग की टीम भी दावा कर रही थी, ये तो नतीजे उससे भी आगे 200 पार हो गया है। खुद तेजस्वी यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं, राहुल जी की टीम जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आप इस बार लग रहा है कुछ क्या अलग फैक्टर हो गया? निषाद कम्युनिटी ने, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं राजकुमार जी, बड़ी संख्या में वो भी लामबंद हुई, क्योंकि जो वीआईपी पार्टी है, जो अपने आप को निषाद और मल्लाहों की पार्टी कहती है, मुकेश सहनी साहब, उसका सुपड़ा साफ है। वो 16 सीटों पे लड़ी और एक पर भी आगे नहीं चल रही है। इस वक्त में बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत रूठ रहे थे, इसीलिए शायद रूठ रहे थे, रो रहे थे, पता नहीं क्या क्या ड्रामे नहीं किए मुकेश सहनी साहब ने, लेकिन बिहार की जनता ने ये भी एक बार देखिए ना, ये तेजस्वी यादव फिर पीछे हो गए। ये हैरान करने वाला फैक्टर नहीं है, 2288 वोट से पीछे है अभी, हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। देखिए, अब आरजेडी एक तरफ है और तेजस्वी यादव का अपना चुनाव एक तरफ है। चेतन, आरजेडी की तो 27 सीटें हैं, लेकिन अगर तेजस्वी यादव अपना सीट हार जाते हैं राघोपुर से, तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर। वो एक अगर जीत जाता तो हार भी गए तो लोग कहते चलो चलो कभी कभी हो जाता है, एक सीट का कह नहीं सकते, क्योंकि इतनी बड़ी हार हुई है और अपनी सीट भी हार गए हैं। इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी हारे नहीं है, अभी पीछे चल रहे हैं। मतलब हाँ, करेक्ट, मतलब हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि ये इनकी एकदम सेफेस्ट सीट थी। ये एक तरह से जैसे राहुल गांधी जब अमेठी हारे, उस लेवल की हार है और ओवरऑल भी हारे, तो ये उस तरीके का जब हो जाता है, उससे रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी आरजेडी क्या करेगा, क्या स्ट्रैटेजी लगाएगा। सब कुछ उनका लालू के परिवार पे है और उनका बेटा जो कि यंग है। एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि जेन जी उनके साथ रहेगा, जो यंग, मतलब जो एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे थे कि युवा वोटर इनके साथ जा रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं। अब वो कास्ट फैक्टर भी मैम ऐसा होता है, मेरे ख्याल से कई बार आप बहुत ज्यादा ऐसी इमेज बना लो ना कि मुस्लिम यादव तो हमारे हैं, मुस्लिम यादव तो हमारे हैं, तो काउंटर कंसोलिडेशन भी हो जाता है। बाकी सारे कहते हैं ठीक है फिर हम तुम्हारे नहीं है। पोलराइजेशन ओवर नहीं करना चाहिए। कास्ट खेलने का भी तरीका है, रिलीजन खेलने का भी तरीका है, ओवर नहीं करना चाहिए। पहले यही कहना होता है सबका साथ सबका विकास ही होता है। परिवार भी तो एक नहीं रहा ना चुनाव में। आप ही देखो कि दोनों भाई आपस में थे, वो लड़ लिए पहले तो, उसके बाद जो बहन थी वो इस बात पे नाराज हो गई कि संजय यादव की क्या भूमिका है, तो परिवार ही उनका एकजुट नहीं रह पाया, तो ये भी तो बहुत नेगेटिव गया। नहीं, और अखिलेश जी, पहले चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था कि वो अपनी सीट हार सकते हैं। ये बात हो रही थी कि तेज प्रताप क्या अपनी सीट निकाल लेंगे। अब तेज प्रताप के अब पीछे हो गए हैं। तेज प्रताप से कोई शायद उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि वो सीट जीते हैं, लेकिन तेजस्वी की सीट अगर वो हारते हैं तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं चेतन, और ये एक सेटबैक होगा जिससे रिकवर करने में इनको समय लगेगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा हम इन सबसे जाने के पहले, खासकर चेतन और शुभ्रास्ता से। शुभ्रास्ता तो बिहार से आती भी हैं। अब आप तेजस्वी का और आरजेडी का भविष्य क्या देखती है इस मुकाम से, जब आपकी पार्टी सिमट कर 25-30 की सीट पर आ जाए,
क्या तेजस्वी अपने कुनबे को इकट्ठा रख पाएंगे? परिवार में बिखराव दिख रहा है, भाई लड़ रहे हैं। संजय यादव को लेकर जो उनकी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनकी एक और बहन ने खुलेआम ट्वीट किया था, रोहिणी ने। क्या आपको लगता है कि परिवार एक रह पाएगा? क्योंकि ठीक रहा कहीं ना कहीं तो फूटेगा। किस परिवार की बात कर रहे हैं? मैं लालू यादव के परिवार की बात कर रहा हूँ। लालू यादव के परिवार में अगर संजय जी हैं, अगर लालू यादव के परिवार में बाहरी लोग हैं, तब तो परिवार नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर लालू यादव का परिवार, क्योंकि देखिए ये जो वोट है, चाहे वो तेज प्रताप जी के साथ, एक बार हमारे साथ जुड़ गए मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप गए भी थे प्रचार प्रसार करने, लेकिन 200 पार हो जाएगा ये सोचा था आपने? शुभंकर बोल रहा हूं मैं पक्का शुभंकर जी, ये बिल्कुल माहौल दिख रहा था जिस ढंग से हमारी पार्टी का आधार और माननीय मोदी जी का चमत्कार, खास करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो बोलते हैं, तो हर व्यक्ति के परिवार से कोई न कोई आना चाहिए। और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भी उनने अगर ये मुख्यमंत्री तक पहुंचाए तो जिसके घर में जी मैं आंकड़े देख रहा हूँ, मेरे पास कुछ फिगर्स आए हैं, शायद आपकी कंपनी की तरफ से, आपकी PR एजेंसी की तरफ से ही होगा ये। आपने 22 सीटों पे प्रचार किया और 22 के 22 पर आपके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जब 200 में जा रहा है तो 22 तो आना ही चाहिए। तो तेजस्वी यादव के गढ़ में मोहन यादव की कैंपेनिंग सफल रही? नहीं, माननीय मोदी जी के चमत्कार से भाजपा एनडीए अपने चमत्कार करने में तो क्या मैं ये मानूं कि आप अब बीजेपी के खेमे के सबसे बड़े यादव नेता हैं, ओबीसी नेता हो गए? नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते नहीं, क्योंकि वहाँ एक और यादव ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं यहाँ SIR की से गड़बड़ी हुई है, ये हम यूपी में नहीं होने देंगे। ये देखिए, ये खबर हम लगातार चला भी रहे हैं मोहन जी। ये कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर बार इलेक्शन कमीशन ने जो निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, उसी का परिणाम है कि एक के बाद एक पूरे देश में एनडीए के प्रति लोग सच में विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं। और ये प्रमाण है कि एक गोली नहीं चली और दोनों चरण के चुनाव निष्पक्ष होकर के रिजल्ट आ रहे हैं। ये अपने आप में सुशासन की माननीय मोदी जी के मोहन यादव जी, हम ब्रेकिंग चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद पीछे हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि हम SIR को लागू नहीं होने देंगे, तो एक तेजस्वी यादव को तो आपने पीछे कर दिया। आपका कंपैरिजन एक अखिलेश जी से होता है, लग रहा है वहां भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी आपको आगे। देखिए, मेरा तो सुझाव इतना ही है कि हम किसी को नहीं देखते, हमारी पार्टी को देखते हैं, और हम एनडीए में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां पार्टी कहेगी वहां काम करने को तैयार है। तो क्या इसको मोहन का सम्मोहन माना जाए? नहीं, केवल मोदी जी का संबोधन माना जाए। जी, लेकिन मोहन जी, आपकी नजर में की फैक्टर क्या रहा, और क्या बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाने की सोचना शुरू करेगी, प्लानिंग शुरू करेगी, या इसी चुनाव में, क्योंकि हमारा हाईकमान की भी सरकार बना सकते हैं आप? देखिए, माननीय मोदी जी, अमित जी जैसा चाहेंगे, हमारे यहाँ तो क्या हाईकमान है वो तय करते हैं, और हमारी पार्टी जनतांत्रिक पद्धति को लेकर चलती है। और जब हम पूर्ण बहुमत से दिल्ली में, तब भी माननीय मोदी जी ने सबको लेके साथ चलने का जो प्रयास किया है, हम उसी भाव को लेके चलते हैं। मेरी अपनी ओर से, मैं एक सभा में हूँ, अब मैं आपको यहीं से विदा ले रहा हूँ, माफी चाहते हुए बधाई दे रहा हूँ। ये मोहन जी ये बताइए, अब आप अपना बंगाल में कितना समय देने वाले हैं? नहीं, मैं पार्टी जो कराएगी वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने राज्य के अंदर खुश हूँ। मेरे राज्य के साथ में जनता की बेहतरी के लिए भोपाल, उज्जैन और इंदौर का क्या होगा अगर आप ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे तो? नहीं, ऐसा नहीं, हमारा बराबरी से रहेगा। हम यहाँ से अपना मध्य प्रदेश, अरे हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमको अपने राज्य की चिंता भी रहती है सर। राज्य का मुखिया बाहर घूम रहा है। लेकिन जोक सपाट, क्या ये बीजेपी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने दम पर अपनी पार्टी को बिहार में खड़ा करें? ये हाईकमान और हमारी पार्टी विचार करती है, हम जैसा लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सबके साथ चल करके एनडीए हमेशा इसी प्रकार से बढ़ता है, और एनडीए के लोगों को भरोसा भी चाहिए जी। मेरी अपनी ओर से बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हमारे साथ फोन लाइन पर थे। 22 रैलियां संबोधित की और 22 के 22 जगहों पर। और सर, अगर आप जो बात चल रही थी बीजेपी का सीएम कैसा होगा बिहार में, तो ऐसे होगा जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, इतना डिप्लोमेटिकली। इन्होंने कई बार कोशिश की, आप सबसे बड़े यादव लीडर है, कोई मतलब ही नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूं। तो आप जो कह रहे हो कि पर्सनैलिटी बनाएंगे बिहार में, वो नहीं होने वाला है, मेरे को नहीं लगता। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 201 आप भी ग्राउंड पर थी, आपको लगा था ये 160 प्लस हर हाल में था। मैं आपको बताऊं, कल हमारी अखिलेश जी से भी बात हो रही थी कि क्लीन स्वीप है, लेकिन 160 से आप गिनती शुरू करिएगा, क्योंकि जो महिला वोटर है
वो एक ही सेंटेंस में मैं टिकी रही हूँ कि वो 160 से आप गिनती इसलिए शुरू करिएगा क्योंकि महिला वोटर अगर 8%, 1%, एक छत्र चला गया है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों में एक ही चीज कॉमन थी जो हमने ट्रैवल में देखी थी, सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा। महिलाओं के अंदर जो पुराना डर है वो इतना स्ट्रांग है आज भी। आपने राम को तो नहीं देखा लेकिन राम की कहानियां सुनी है, और सदियों पुराने राम पर आप जितना विश्वास कर लेते हैं तो 3 दशक के पहले के जंगल राज पर अगर आपकी माँ आपसे कहे कि बेटा तुम्हें यहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है और उसके लिए ये करना है, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। पर उससे ज्यादा 10,000 जो आखिरी में दिए गए वो बड़ा ट्रिगर था। पर उससे भी बड़ा अगर फैक्टर मैं कहूँ तो ये कहूंगी कि वोट मैनेजमेंट, जो बूथ मैनेजमेंट होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट किसी भी पार्टी का जिस तरह से बीजेपी ने किया, ये मुझे लगता है कि किसी भी राज्य के चुनाव में कोई भी और दल इस तरह से जमीन पर जाकर बूथ टू बूथ मैनेजमेंट नहीं करता। सोशल मीडिया पे आप मनोज, आज आपको लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल है क्योंकि आप ग्राउंड पर थी और वो एंकर रिपोर्टर वाला रिश्ता निकल आता है। लेकिन मोहम्मद सलमान साहब भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता है। सलमान जी, न जाने कि मुझे वो शेर याद आ रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। आपका तो कंपटीशन का लेवल ही चेंज हो गया है। AIMIM और हम जैसी पार्टियां जो है वो आपसे आगे निकल चुकी हैं, तो ये क्या पेनफुल नहीं है? क्योंकि आप देश में बीजेपी के सामने अपने आप को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे और 61 सीटों पर लड़ने के बाद आप केवल 4 सीटों पर आ गए, केवल 4। नहीं, आप सही फरमा रहे हैं कि जो रिजल्ट अभी दिख रहा है स्क्रीन पे वो बहुत मेरी नजर में तो नाकाबिले यकीन है। मतलब बिलीव नहीं कर सकते आप, इतनी कम सीटें हैं और ओवरऑल अलायंस की, हमारे महागठबंधन की कम सीटें हैं। लेकिन अगर आप एनालाइज करें पूरा चुनाव या 1.5-2 महीने की जो सियासी पूरी बुराई कारकर्दगी रही, पॉलिटिकल पार्टीज की बयानबाजी और कैंपेन रही। आपके इस शो पे बड़े मशहूर मुसन्निफ हैं चेतन भगत जी, वो अभी कह रहे थे करीबन आधे घंटे पहले मैं सुन रहा था कि महाराष्ट्र का जैसा बिहार में हो गया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस सेंस में वो बात कही थी, लेकिन वो बात उन्होंने सही कही थी कि चुनाव जिस तरह महाराष्ट्र में भी दिख रहा था उसी तरह बिहार में भी था। महाराष्ट्र में भी लगता था कि नेक टू नेक फाइट है, या हो सकता है कि अपोजिशन की, महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन जब नतीजा आया तो बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोज में था। इन द सेंस वहां भी इतना बड़ा 2/3 का बहुमत आया और यहाँ तो मुझे लगता है 2/3 से भी ज्यादा हो गया। 243 में ऑलमोस्ट 80% स्ट्राइक रेट दिख रहा है। बीजेपी का तो 90% स्ट्राइक रेट है, 101 में 90+ है वो, और जेडीयू भी 80% से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। जिसने भी बिहार इलेक्शन ये कवर किया होगा, और बतौर खास आपके सारे जितनी भी एजेंसीज ने एग्जिट पोल्स निकाले थे, अभी आप उनके ऊपर भी सरकाज़म कर रहे थे जो बीजेपी के पुराने लीडर थे सलमान साहब। बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने इलेक्शन कवर किया था वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है वो काम नहीं करेगी, और शायद वो नतीजों में दिख भी रहा है। 1990 के बाद आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बना, फिर आप पिछलग्गू पार्टी बने और अब आप बिल्कुल हाशिए पर जा चुके हैं। एक सामने वाला 90% का स्ट्राइक रेट ले रहा है और आप 61 में 4 सीट। मैं ना करीबन 40 मिनट से आपके शो पे था, मैं चाह रहा था नॉन स्टॉप 2-3 मिनट आप दे दें तो मैं बात पूरी कर लेता, फिर आपका जवाब दे देता। हम मानते हैं कि हमारी सीटें कम हो गई हैं, पोजीशन की हो गई, लेकिन कम से कम चैनल्स पे हमें थोड़ा वक्त दे दिया जाए तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये मैं अर्ज कर रहा था। तो वो जो महाराष्ट्र के चुनाव की मैं बात, इलेक्शन की बात कर रहा था कि एग्जिट पोल्स जो आपकी सारी एजेंसीज ने दिए थे वो भी एक आंकड़ा दिखा रहे थे, वो भी कई जगह दिखा रहे थे 130-135, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 200 सीट आएंगी। ये शॉकिंग है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, क्योंकि बीजेपी के भी लोग नहीं जानते थे कि 150 क्रॉस करेंगे। अमित शाह जी जो, और चुनाव में बड़ा चढ़ा के कहा भी जाता है, अमित शाह जी ने बिहार चुनाव में कहा था हमारी जो एनडीए की हैं वो 160 के करीब सीट आएंगी, और वो 200 सबके लिए शॉकिंग है। ये मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को एनालाइज करने की जरूरत है कि 20 साल में एक सरकार है, एक ही गठबंधन की, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बिहार पुअरेस्ट ऑफ पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया में। 20 साल से वही पार्टी है जो आज चुनाव 280% स्ट्राइक रेट से जीत रही है, 80% सीट जीत रही है। लॉ एंड ऑर्डर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सेकंड, यूपी नंबर 1 पे है, क्राइम में बिहार नंबर 2 पे है। कोई नौकरी नहीं दी, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली, किसको नौकरियां दी,
कौन से अस्पताल खोले, शिक्षा का क्या स्तर है, रोजगार का क्या स्तर है। मुख्यमंत्री के आवास के 500 मीटर दूर पटना में अभी कत्ल हुआ है पिछले 1.5 महीने पहले। सुलेमान जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी जी हैं, उनका स्वागत है। राजभूषण जी, राजभूषण जी आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस तरह की बम्पर जीत की उम्मीद आप लोगों के नेताओं को भी नहीं थी। हमारे यहाँ ही आपके बड़े नेता आए थे और उनसे जब सीट का आंकड़ा पूछा था तो उन्होंने 160 से 165 बताया था। तो ये जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, इसने एक बम्पर जीत की तरफ आपको ले जाया। 10,000 रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद गए, क्या ये सही है? कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ही गए हैं और इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों जगह सक्सेसफुल हुई हैं। जहां जहां महिलाओं को योजना के तहत पैसा दिया गया, वहां वहां बम्पर जीत हुई है। पार्टी की झारखंड में आप जेएमएम को नहीं पछाड़ पाए, वहां मैया योजना ने काम किया। दोनों फेजेस का नॉमिनेशन जब हो गया तो 23 और 24 अक्टूबर को ट्रांसफर हुआ है। पोलिंग से 8-9 दिन पहले फर्स्ट फेज। सुलेमान साहब अभी क्यों बोल रहे हैं, तब काहे नहीं बोले? अरे सुलेमान जी, आपसे सवाल ही नहीं हो गया। वैसे भी सवाल विकास, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे। अरे सुलेमान जी, आपसे सवाल नहीं है, राजभूषण जी से सवाल है। राजभूषण जी आप अपनी बात रखिए। सुलेमान जी, आपका टाइम पूरा हो गया। नहीं, वो तो रखेंगे, बड़ा फायदा हुआ। अरे आपका टाइम पूरा हो गया सुलेमान जी। क्या इलेक्शन इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ? अरे सुलेमान जी, आपका समय पूरा हो गया है, दूसरे को बोलने दीजिए। नहीं, मैं तो छोड़ के चला जाता हूँ, आप उन्हीं को बुलवाइए। स्वागत है आपका। अगर आप डिबेट की, बहस की गरिमा नहीं रख सकते तो आप अगर जाना चाहते हैं तो चले जाइए सुलेमान जी। नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। राजभूषण जी। जी, जिस तरह का अपार बहुमत लोगों ने दिया है, ये निश्चित रूप से हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास को दर्शाता है। और ये जो हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि बिहार की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से ये हम उनका आभारी हैं। हम अपने निषाद समाज का आभारी हैं, हम बिहार की महान जनता का आभारी हैं। राजभूषण जी, 2019 में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर मुद्दा बनाया और दोनों ही चुनाव के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे विपक्ष के लिए बहुत घातक साबित हुए। क्या आप कांग्रेस को, विपक्ष को इस तरह के शब्दों से, इस तरह के शब्दों के चयन से अपना बचाव रखना चाहिए, बचना चाहिए? देखिए, जिस तरह से विपक्ष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और आपने देखा कि जिन चुनाव में उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया और बिहार को जो अपमान करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित बिहार में ला करके प्रचार कराने का काम किया, तो इससे निश्चित रूप से बिहार की जनता में एक आक्रोश था। लोगों ने ये देख लिया कि ये जो महागठबंधन के लोग हैं, ये अपमानित करने वाले लोगों को सम्मानित करती है और ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति करती है, लोगों को दिग्भ्रमित। जो अंक संख्या है वो ये कह रही है कि अगर आप जेडीयू के बिना भी जाते हैं तो भी सरकार बनाना संभव है। तो इसमें, इसके लिए बिग ब्रदर वाला डोमिनेट करेंगे या फिर बार्गेनिंग ज्यादा बढ़ाएंगे? देखिए, हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम ये एनडीए की जीत है और हम सब एक हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हम उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं और आने वाले दिनों में हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। नहीं, क्योंकि नीतीश जी की तरफ से उनकी पार्टी ने एक ट्वीट किया था ऑफिशियल एक्स पे कि मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। तो लोग अंदर सकपकाए कि हो सकता है आप लोग प्रेशर बनाए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच कोई प्रेशर का गेम नहीं होता है। एनडीए एकदम मजबूती के साथ खड़ा है और कोई इसमें अकबकाहट नहीं है, ऐसी नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और पुनः हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजभूषण जी, वीआईपी पार्टी की बड़ी भूमिका थी। वो कह रहे थे कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, बार बार मुकेश सहनी कह रहे थे कि केवट हैं तो हम ही पार लगाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पास कोई विजन नहीं है और जिस तरह से उन्होंने रन छोड़ने का काम किया, बिहार के चुनाव में वीआईपी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए कि वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकफुट पर आ गया। उन्होंने
दूसरे आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया। और वीआईपी पार्टी का जहां प्रदेश अध्यक्ष खड़ा था चैनपुर विधानसभा से, वहां भी आरजेडी ने उम्मीदवार देने का काम किया। तो वीआईपी पार्टी इस चुनाव में था ही नहीं और लोगों ने उनको नोटिस ही नहीं लिया। जिस तरह से उनके पास कोई विजन नहीं है निषाद समाज के उत्थान के लिए, हम लोग और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि निषाद समाज के बच्चे को पढ़ा लिखा करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाया जाए। उनके हाथ में लैपटॉप हम देखना चाहते हैं। और एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से वो पानी में कूद करके राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने दिखाने का काम किया कि निषाद समाज का भविष्य मछली मारना ही है, जिसको लेकर के निषाद समाज में काफ़ी आक्रोश आया कि एक तरफ हम लोग डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं निषाद समाज के लिए और वो अभी भी मछली मारने की बात कर रहे हैं। तो इससे लोगों ने काफ़ी उनके विरुद्ध वोटिंग किया। मनोज्ञा, बहुत रूठ रहे थे वो, शायद जनता भी रूठे गई। अब तो सब क्या कहें। लेकिन आज इंतजार किस नेता और किस पार्टी का है कि वो आए और पिछले 4-6 महीने में उन्होंने जो हवा बनाई थी सोशल मीडिया से लेकर और कन्वेंशनल मीडिया पर, और कहा था कि हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई नहीं है। तो ऐसा कौन सा नेता है मनोज्ञा? ये ऐसे सवाल मुझसे ही करते हैं जानबूझकर। विकास को पता है कि मैं कहूंगी सर पेट्रोल पंप पर 0 चेक कर लो। देखिए, ये एक ऋषि कुमार जी, आपकी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है। ये मीम है। मतलब आपको भी इंतजार। किसी ने मजाक किया विकास जी कि जितना इंटरव्यू उन्होंने एनडीटीवी को दिया था उससे भी कम सीट आया है। राजभूषण जी से सवाल है कि आप मुकेश सहनी को कटघरे में एक तरह से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक पारी की जो शुरुआत जो है वीआईपी से ही हुआ था, मुकेश सहनी के कारण ही पहली बार मुजफ्फरपुर से आपको टिकट मिला था। तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम लोग उस समय एक साथ मिलकर ठीक है राजनीति शुरू किए थे और हम लोगों ने सोचा था कि निषाद समाज अति पिछड़ा समाज का भला करेंगे। लेकिन जिस तरह से बाद में आकर के इनका जो उद्देश्य रह गया सिर्फ अपने परिवार का विकास और परिवारवादी पार्टी के साथ मिलकर के और पैसा कमाना, अपने टिकट को बेचने का काम इन्होंने किया। इससे बिहार की जनता समझने लगी कि इनका उद्देश्य निषाद समाज का विकास नहीं है, इनका सोच जो है अपने परिवार का विकास है। और इसीलिए निषाद समाज को जिन्होंने सम्मान देने का काम किया, हमारी एनडीए के गठबंधन ने, आप सब जानते हैं मैं पहली बार इलेक्शन जीता और केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो निश्चित रूप से ये मेरी अपनी उपलब्धि नहीं थी, ये निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया। और बिहार में भी 3-3 मंत्री निषाद कोटे से बनाए गए और आयोग में भी 5-5 लोगों को एडजस्ट किया गया। तो राजनीतिक भागीदारी जो देने का काम है एनडीए की सरकार ने किया है निषाद समाज को। इसीलिए निषाद समाज एकदम बखूबी जानती थी कि हमको एनडीए के साथ रहना है। ठीक है राजभूषण जी, आपके पास लौटेंगे। देखिए, हमारे साथ ज्योति कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में जुड़ गए हैं। ज्योति कुमार जी, बहुत बड़ी हार की तरफ महागठबंधन बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल जो बार बार कौंध रहा है, वोट चोरी का मुद्दा, उसकी हवा निकल गई। 2019 में चौकीदार चोर है के मुद्दे की हवा निकली थी। अब इस तरह के शब्दों का चयन कांग्रेस के भीतर मंथन होता है कभी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा, जो 2 शब्दों का आपने उपयोग किया, उसमें एक शब्द जब आप वोटर अधिकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और वोटर चोरी की आप बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे तो वो तो उदाहरण देकर कर रहे थे, एविडेंस देकर कर रहे थे। वो तो ऐसे नहीं कर रहे थे, वो तो आम जनों का वो मुद्दा था तो उन्होंने उठाने का कोशिश किया, क्योंकि वो प्रभावित हो रहा था लोकतंत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर 4 आ रहा है उससे हमें उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि ये बोल रहे हैं कि वो मुद्दा गलत था, तो वो मुद्दा तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो एविडेंस के साथ बात। कैसे आप गलत सही की पहचान करते हैं? आपकी स्केल क्या है? चुनाव ही तो वो स्केल होती है ना, वही पैमाना होता है जो तय कर देता है कि मुद्दा था कि नहीं था। देखिए, आप जब उसको आप बताना चाह रहे हैं कि ये चुनाव का जो जीत और हार जो है, कि अगर बिहार में नौकरियां नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे। पलायन हो रहा है तो आप जस्टिफाई करेंगे। पटना गांधी मैदान में किसी बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है तो आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। ज्योति कुमार जी, तो आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। हम तो जब से दुनिया बनी है तब से मुद्दे हैं, लेकिन आपने वोट चोरी का मुद्दा तो ताजा लेके आए थे ना। आपने इन मुद्दों के ऊपर का ये अम्ब्रेला मुद्दा बना दिया था, यात्रा तक निकाली थी। वो मुद्दा देखिए नहीं देखिए, वो जो की हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी। देखिए, ये मुद्दा आगे भी बना रहेगा
आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ये तो वोटर डिलीशन का मामला है, SIR मैनिपुलेशन का मामला है। क्योंकि हरियाणा के इतने आपको एग्जाम्पल दिए गए, कर्नाटक का दिया गया, महाराष्ट्र का दिया गया, उस पर तो कोई चुनाव आयोग तो कुछ अच्छा से जवाब नहीं दे पाया। तो वो मुद्दे तो बने रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि चिंतन आत्ममंथन होगा कि इस तरह के बिल्कुल मुद्दों को होगा, चुनना है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारा ये 4 सीट है और महागठबंधन का ये फाइनल रिजल्ट आता है तो बिल्कुल आत्ममंथन करने की जरूरत है। और जो जिम्मेदार नेता हैं, जो इस पर जिनके कारण ये चीजें हुई है, तो उन पर एक्शन लेने की भी बात होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी। तेजस्वी यादव जो है वो खुद 3230 वोटों पीछे चल रहे हैं। मनोकिया जी, इतना बुरा सोचा था आपने? नहीं, तेजस्वी यादव का इतना बुरा नहीं सोचा था कि तेजस्वी यादव और इतने बुरे आंकड़े आएंगे उनके, ये नहीं सोचा था। क्योंकि जब आप नेता विपक्ष या फिर सत्ताधारी पक्ष के तौर पर अगर आप मुख्यमंत्री का फेस हैं, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह अगर आप लड़ रहे हैं, तो ये हार बहुत कुछ कहती है। अगर 4 सीट और कम हो गई तो अखिलेश जी ने कंफर्म किया कि फिर लीडर ऑपोजिशन का पद भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन इस बीच में रोकूंगा आप लोगों को। ज्योति कुमार जी ने जो बात कही है ना कि चिंतन मंथन ही नहीं बल्कि एक्शन भी होना चाहिए, बड़ी बात कह रहे हैं ज्योति कुमार जी कि बिहार के कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन भी होना चाहिए। यही रिजल्ट है, रहते हैं आखिरी तक। वहां तो इस्तीफा वैसे शुरू हो गया ना। हाँ जी, एक सवाल और जोड़ दूं तो कार्रवाई तो राहुल गांधी पे भी होना चाहिए। राहुल गांधी पूरे सीन से गायब थे, पूरे पार्टी के चेहरा हैं राहुल गांधी। बिहार में ज्योति जी, राहुल गांधी कितने रैली की पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में? SIR का मुद्दा राहुल गांधी के अलावा किसी भी नेता ने पूरे चुनावी फिजा में एक बार भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। नहीं, जब आप राहुल गांधी, मैं इसका जवाब दूं जी, जब आप राहुल गांधी की बात कह रहे हैं, राहुल गांधी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं हैं, वो एक नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, जिनको इंचार्ज बनाया गया और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इलेक्शन सुचारू रूप से करें। और अगर यही रिजल्ट रह जाता है तो आम कार्यकर्ता के साथ अगर उनको लगता है कि ये गलत हुआ है और ये सही दिशा में नहीं ले जाया गया, तो उसमें राहुल गांधी का कोई बात नहीं है। राहुल गांधी तो सबको मुद्दा, उनको इंस्पायर करने के लिए तो कितने मुद्दे उठाए, इंस्पायर होने से ही तो ये इलेक्शन उठा था। लेकिन जहां गलतियां हुई है, उन गलतियों का एहसास करके जरूर इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पर आत्ममंथन पार्टी को करना ही पड़ेगा। हम लोग सारे नेताओं को करना पड़ेगा अगर यही रिजल्ट लास्ट में रहता है तो। ज्योति जी आप कह रहे हैं जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो जिम्मेदारी तो नेता लेंगे ना कि कार्यकर्ता लेंगे? जिम्मेदारी तो नेता ही लेंगे, जो प्रभारी है, जो इंचार्ज है। जीत भी उसकी तो हार भी उसकी। बिल्कुल सही है। उसमें आप कैसे कह सकते हैं मैं कौन, मैं खामखा? तो राहुल गांधी उसके इंचार्ज नहीं है, वहां के जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज हैं, उन पर क्या एक्शन करेगी पार्टी? तो उस पर अब तो आत्ममंथन होगा, देखा जाएगा कहां गलत है, कहां सही है। उसके बाद अब बैठने के बाद ही बात होगी ना। एक सवाल यहाँ से है, हेलो, सीखी है ये तो बता दीजिए, क्योंकि अगर आपके आंकड़े सिंगल डिजिट पर आ गए हैं तो ये अपने आप में बता रहे हैं ना कि जनता के साथ आपका सामंजस्य कैसा था। ये देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, वेयर वी हैव पिक्ड अप द इलेक्शन इन द लास्ट 3 months एंड लास्ट 1 month वी लॉस्ट ऑल परसेप्शन इन अगेंस्ट अस। तो उसमें तो देखना पड़ेगा ना, वही मैं कह रहा हूँ। एडिटर अजीत कुमार झा। अजीत कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ज्योति जी, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की सारी गलती नहीं है, पर कृष्णा अलावारू को कौन बनाया इंचार्ज बिहार का? राहुल गांधी बनाए। और उसके बाद जो है कृष्णा अलावारू को सारा पावर दे दिया गया, वही जो है पूरा उलट फेर कर दी है। ये आप मानते हैं क्या? सर देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और सेक्रेटरी बनाए जाते हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, वो एक नेता हैं जैसे बाकी कोई नेता हैं, तो उन्होंने तो बनाया नहीं। अगर अलावारू ने गलत किए हैं, अगर उनका पूरा जो स्टैटिक्स गलत है, तो पार्टी देखेगी कि कहां गलत किया। तो उनको क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने बनाया कृष्णा अलावारू को? वो एक प्रोसेस है, कांग्रेस पार्टी एक प्रोसेस है, कांग्रेस पार्टी में एक प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का। उस प्रोसेस के तहत पहले तो आत्ममंथन होगा कि इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर, उस पर देखा जाएगा कि किस पर क्या एक्शन होगी। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं कि राहुल गांधी का क्या दोष है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी डिस्कोर्स सेटर हैं कांग्रेस के। उन्होंने जो इशू उठाए, वोट चोरी का इशू उठाया, माइग्रेशन का इशू उठाया,
ये वोट चोरी का इशू कितना मिसफायर किया, आपको पता है कि इसने कैसे काम किया है? वोट चोरी के आर्गुमेंट के बावजूद जितनी तेजी से वोट बढ़ा है, वोट का हाई राइज हुआ है, दैट सोच कि जनता ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। क्योंकि जहां भी वोट चोरी की थियरी काम करता है, पूरी दुनिया में देख लीजिए, वहां क्या होता है कि वोट परसेंट डिक्रीज होती है, लोगों का विश्वास घटता है उससे। राहुल गांधी ने माइग्रेशन का इशू उठाया। माइग्रेशन का इशू, गाँव में माइग्रेंट्स नौकरिया माना जाता है, नौकरिया, उसको सम्मान होता है, उसकी फैमिली को लोग डिग्निटी के साथ देखते हैं। रोज रोज आप हर डिस्कोर्स में उसको अब्यूज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, नहीं माइग्रेशन बहुत खराब है, नहीं होना चाहिए। तो दैट हर्ट देम। 50% हाउस होल्ड ऑफ द बिहार के एक मेंबर दे आर एक्सपोज टू द माइग्रेशन, वो माइग्रेंट्स हैं। तो एक बार सिकता भी हमारे सहयोगी जो है वो बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है। सिकता, बीजेपी जो है वो 90+ चली गई है। अमित शाह ने जो हमारे कॉन्क्लेव में एक नंबर दिया था उससे आगे निकल गई है, यानी बिग ब्रदर जो है वो तो बन गई है। सीएम बनेगा नहीं बनेगा उनका वो पता नहीं, लेकिन बिग ब्रदर होने के फायदे क्या हो सकते हैं? जरा एक बार बीजेपी दफ्तर के बाहर जो लोग मौजूद हैं वो तस्वीरें दिखाते दिखाते सवाल पूछिए। तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से कोशिश करते हैं। सिकता, आपको आवाज मिल रही है क्या? बीजेपी तो आप और अखिलेश जी भी कवर करते हैं, आप भी कवर करती है, आप ही लोग बता दीजिए, आप लोग का एनालिसिस क्या? अखिलेश बताइए। अखिलेश जी, बिग ब्रदर होने का ये एक बड़ा मतलब हैरान करने वाला है मामला कि जहां पर जिस राज्य में बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा 80 से 90% के ऊपर जाता है, जिस राज्य में बीजेपी 70, 80, 90 सीटें विधानसभा की जीतती है, और वहां पर भी वो या तो जुड़वा भाई या फिर छोटा भाई इस भूमिका में रहती है। तो ये प्रश्न तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पे पूछते हैं कि आखिर हमें कब मौका मिलेगा, कब हमें बड़ा भाई बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जब ये सवाल हम यहाँ बीजेपी नेताओं से पूछते हैं दिल्ली में, तो वो कहते हैं कि देखिए हम तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। हम जब शुरू से कहते आए हैं, जब आपको याद होगा कि जब जेडीयू की ओर से मांग नहीं आई थी, तब ये समता पार्टी थी, तब बीजेपी ने अपनी ओर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आधी सीटें थी उस वक्त बीजेपी के मुकाबले जेडीयू की, समता पार्टी। बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी जेडीयू से, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। पिछली विधानसभा में भी जब आप नंबरों की बात करेंगे तो जेडीयू से ज्यादा सीटें हो सकता है, परसेंटेज भी आप बात करें तो बीजेपी की रहेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी के सेहत को देखते हुए कि 5 साल लंबा कार्यकाल होता है, क्या बीजेपी 3 महीने पहले तक सवाल हो रहे थे सेहत पर, 2 महीने से तो एक को सवाल नहीं है। मुझे लगता है शुभंकर जी, शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। वो पीरियड 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट पे वर्कआउट बीजेपी करे या जेडीयू बीजेपी मिलकर करे, क्योंकि टैली, राजद का टैली इतना स्ट्रांग नहीं है जो नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए जैसे जाने जाते हैं। तो पाला बदलने की हाँ, टैली भी नहीं है। और देखिए 121, 122, यदि एक बसपा भी लीड कर रही है तो वो आंकड़ा देखे 127 और 5 कांग्रेस का मिला दे तो मैजिक फिगर बीजेपी का आता है, क्योंकि तोड़-फोड़ के लिए बीजेपी जानी जाती है। नितिन गडकरी, आपको बीच में रोकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस समय ऐतिहासिक एनडीएचा विजय आहे। जातीयवादाच्या राजकारणापेक्षा विकासाचं राजकारण महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून मागील 10-15 वर्षामध्ये एनडीएचे जे डबल इंजिन सरकार होतं त्यांनी बिहारच्या विकासाकरता जे कार्य केलं त्याच्यावर बिहारच्या जो मुख्यमंत्री है, छोटा भाई बड़ा भाई, वो खुद नीतीश कुमार तय करेंगे या बीजेपी के हाथ में डोर है कि वो तय कर पाए कि मुख्यमंत्री उनका होगा? देखिए, इस चुनाव से मुझे लगता है जेडीयू और बीजेपी दोनों को ये बात बहुत क्लियर है कि इन दोनों की साझेदारी के साथ ही इस चुनाव के परिणाम इस लिहाज से आ गए हैं। तो जिस राइवलरी की चर्चा हम दबे स्वरों में यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये राइवलरी होने वाली है। अभी आप हाल फिलहाल में देखिए तो जो तस्वीरें आती हैं कि ललन सिंह जी बहुत आत्मीयता से मोदी जी से मिल रहे होते हैं, और नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी गई है पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई रिफ्ट वाली स्थिति है। ये बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन होगा कि उनकी हेल्थ का एक फैक्टर है ही है, और इतने लंबे समय से जो उन्होंने शासन किया है, उस शासन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में। राष्ट्र, ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि पिछली बार जब एक साथ आए थे और सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था क्योंकि सीटें बहुत कम थी, ये कहते हुए कि अब मुख्यमंत्री आप अपना तय कर लीजिए। लेकिन बाद में मान मनोबल हुई, 7% स्ट्राइक प्रधानमंत्री ने मनाया और मान गए थे। क्या इस बार भी तय करने का अधिकार कि सीएम होंगे वो स्वयं या नहीं होंगे, हाँ या ना करने का अधिकार नीतीश कुमार के पास ही होगा? जी, कुछ मुझे लगता है कुछ ही घंटों में या एक आध दिन में ये सिचुएशन बिल्कुल हमारे सामने क्लियर होगी। लेकिन मैं बार बार इस चीज को रेखांकित करना चाहती हूँ कि ये चुनाव अंततोगत्वा
नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता की तरफ से धन्यवाद देने का चुनाव था। इस बात को बीजेपी भी बहुत बढ़िया तो तरीके से डिलीट क्यों किया गया? वो जो ट्वीट आया था जिसमें कहा गया जेडीयू की तरफ से कि मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, वो सबको पता था, फिर उसको डिलीट करने से इन अफवाहों क्यों जोर दिया गया? अब देखिए पार्टी में अन्य बहुत तरीके के लोग होते हैं। आईटी सेल हेड कौन है उनको बुलाइए, पूछिए कि क्यों किया गया। हम एनालिस्ट कैसे बता सकते हैं? रास्ता जो कह रही है कि ये नीतीश कुमार को धन्यवाद देने का चुनाव था। विकास, एक चुनाव और एक और बात का ही चुनाव था। वो ये था कि एक तरह से जो बीजेपी की सीटें कम हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो एक के बाद एक विधानसभा चुनाव है, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर बिहार, जिस तरह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई, ये सेंस जाता है कि शायद लोगों को ये लगा कि हमसे चूक हो गई, हमसे जो ये एक तरह से हमने जो वोट नहीं दिया बीजेपी को, या जो ये विपक्ष का प्रचार था कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसको लोगों ने कोर्स करेक्शन किया। बिल्कुल। तो ये एक परिणाम ये भी बताता है कि किस तरह से जो जनता के साथ पीएम मोदी का कनेक्ट है वो न सिर्फ स्ट्रांग है बल्कि और ज्यादा रीइंफोर्स हुआ है। बिल्कुल। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जुड़ गए, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं बद्री नारायण जी के पास। बद्री जी, आप कुछ कह रहे थे और आपसे एक और सवाल का जवाब लूंगे। हम जब एग्जिट पोल में बैठे थे तो मल्लाह वोटरों को लेकर चर्चा हुई थी और ये कहा गया था कि मल्लाह वोटर जो वीआईपी के साथ कितना जाएगा ये देखना होगा, और इस बार आज रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन आप अपनी बात पहले रखें। हाँ, मैं विकास ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार, ये अभी सुब्रास्ता ने जो कहा मैं सहमत हूँ कि थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा। और नीतीश कुमार को कोई बात करेगा, उनसे कुछ कहेगा, फिर वो कहेंगे कि हम मानेंगे, हम ले हाँ मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, मतलब बनेंगे तो ही, लेकिन एक डिग्निफाइड ढंग से उनको आमंत्रित किया होना होगा गठबंधन की तरफ से। दूसरी बात जो आपने जाति वाला कहा, मल्लाह वाला, देखिए इन्होंने बहुत देर से ये अलायंस किया, जो सहनी वाला, और मैं बार बार कह रहा था, आपको याद होगा स्क्रीन पर, कि मल्लाह जो जाति है उसका जो हिस्टोरिकल हैबिटस है वो फॉर बीजेपी हिंदुत्व की है। वो एंटी मुस्लिम जितने भी कॉमनल राइट्स हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वॉरिंग कम्युनिटी रही है मल्लाह उस पूरे जोन में। तो बहुत जल्दी उनका वोट ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, वहीं होगा जहां उनके कैंडिडेट्स होंगे, और यही मैंने तादी तत्वा के लिए भी कहा था। हालांकि मल्लाह के नाम पर वो जीते ना जीते हो, लेकिन ओवैसी जी ने वो हाईलाइट कर करके 5 सीट जीत ली है। बिल्कुल। कि सन ऑफ मल्लाह बन सकता है तो इधर मोहम्मद का 18%। और दूसरा क्या है विकास जी, मल्लाह कम्युनिटी भी जो ईबीसी स्ट्रांग, मतलब ईबीसी कम्युनिटी के वोटों की एक खूबी ये है या खामी ये है कि वो पैन बिहार वोट्स नहीं होते हैं।